नमस्कार। रोशनी की एक और नई कड़ी के साथ मैं राखी जैन फिर आपके सामने हूँ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी नारी शक्ति से जिसने जीवन की हर मुश्किल घड़ी का डटकर सामना किया और जो लोग नारी को कोमल और कमजोर समझते हैं उनके सामने नजीर पेश की। जी, मैं बात कर रही हूँ खनकती आवाज की धनी डॉक्टर ज्योति जोशी की। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इनके जीवन पर। ये हौसला कैसे झुकी, ये आरज़ू कैसे रुकी, ये हौसला कैसे झुकी, ये आरज़ू कैसे रुकी। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। नाम डॉक्टर ज्योति जोशी। जन्म 2 अगस्त 1964। जन्म स्थान शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। पहचान उद्घोषिका। विगत 30 वर्ष से आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उद्घोषणा कार्य। प्रकाशन कविता संग्रह पिघला हुआ मन। अपनी छोटी सी बगिया को सजाती संवारती ज्योति को देखकर कौन कहेगा कि इन्होंने जिंदगी की हर कठोर परीक्षा का सामना किया है। इनकी मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छिपा है जिसे बेहद कम लोग जानते हैं। राजस्थान में 20 साल से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस सहित बाहर के बड़े कार्यक्रमों में स्टेज संचालन करती हैं। खूब मशहूर हैं, लेकिन जिंदगी इन्हें सुकून नहीं लेने देती। दर्द इनका पीछा नहीं छोड़ता। डॉक्टर जोशी मूलतः भीलवाड़ा से हैं और जयपुर में शिक्षा विभाग में समन्वय अधिकारी हैं। शादी के 1 माह बाद ही इकलौता छोटा भाई ब्रेन ट्यूमर से चल बसा। ज्योति टूट गई, लेकिन कोशिश की इससे उबरने की। मां बनने के बाद जिंदगी पटरी पर लौटना शुरू भी हो गई कि तभी एक दुर्घटना में साइंटिस्ट पति की मौत हो गई। व्यस्त रहकर अपने पति का गम भी कम करने की कोशिश की, लेकिन गम के आगे हार नहीं मानी। लेकिन जिंदगी को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में बड़ा वज्रपात तब हुआ जब 2007 में बेटे की 16 साल की उम्र में एक्सीडेंट से मौत हो गई। इसके बाद तो जैसे ज्योति की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। हालांकि बड़ी बात यह रही कि बेटा खोने के 1 महीने बाद भी उन्होंने गणतंत्र दिवस का संचालन किया। अपने रिश्ते और परिवार में इतने लोगों को खोने के बाद भी जब गम उन्हें नहीं हरा पाया, तो अब ज्योति को कैंसर ने जकड़ लिया। सर्जरी हो चुकी है, एक तरफ इलाज जारी है और दूसरी ओर ज्योति का बेरोक टोक स्टेज संचालन। ज्योति कहती हैं, मेरी बेटी का करियर संवारने के लिए मेरी छोटी बहन संध्या ने आज तक शादी नहीं की। ज्योति समा बांधने में इस कदर माहिर है कि हॉल, स्टेडियम में तालियां बस बजती ही रहती हैं। ज्योति 2 दशक से ज्यादा लंबे समय से राजस्थान के बड़े कार्यक्रम में स्टेज संचालन करती हैं। अपनों को खोने और कैंसर जैसी बीमारी के बाद भी उनके हौसले और आशावादी नजरिए को A1 टीवी सलाम करता है। ये हौसला कैसे झुकी, ये आरज़ू कैसे रुकी, ये हौसला कैसे झुकी, ये आरज़ू कैसे रुकी। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। तो देखा आपने, ये थी डॉक्टर ज्योति जोशी की एक छोटी सी कहानी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में।
स्वागत है आपका ज्योति जी हमारे स्टूडियो में। हम बातचीत का दौर शुरू करें उससे पहले आपका एक कविता संग्रह है पिघला हुआ मन। मैं इसमें से एक कविता पढ़ के स्वागत करती हूँ आपका। खुद कभी सोचती हूँ दुनिया को जानूं, हैरान सी रह जाती हूँ थोड़ा सा भी जानकर। सोचती हूँ कभी लोगों को समझूं, आश्चर्य होता है बहुत जरा सा भी समझकर। फिर लगता है पहले खुद को ही जानूं। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता ये मैं हूँ, मैं ही हूँ। ज्योति जी, ये कविता मुझे लगता है आपने अपने मन को सोच के, अपने जीवन में जो घटनाक्रम घटे हैं उसको सोच के ही कहीं लिखी है। आप अपने आप को जान रही हैं, आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ जो इतना सहन किया, झेला, कैसे आप उस सबको सहन कर पाए। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि नारी को एक अबला कहा जाता है, आप मानती हैं ऐसा है? राखी, प्रकृति ने, ईश्वर ने, कुदरत ने दो लिंग स्त्री और पुरुष बराबरी से बनाए और दुनिया के आरंभ से ही दोनों भागते, दौड़ते, कूदते भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन विशेष वरदान कुदरत ने स्त्रीलिंग को ही दिए थे। दो विशेष वरदान दिए थे। पहला तो बच्चे पैदा करने की शक्ति और दूसरा विशेष वरदान बच्चे को दूध पिलाने की शक्ति। धीरे धीरे नारी जब गर्भवती होने लगी, कहीं रुकने ठहरने लगी, बकरी गाय उसकी संपत्ति बनने लगी, तो ये अवधारणा पैदा हुई। लेकिन बाद में एक साजिश रची गई, मैं इसे साजिश का ही नाम दूंगी, एक छल, एक बहुत बड़ा झूठ जैसे कहूंगी, कि फिर स्त्री को ही संपत्ति बनाने की एक साजिश रची जाने लगी। और ये शुरुआत हुई, उसके बाद ही हम जो अबला शब्द जो हम कहते हैं, इसकी शायद इस भाव की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। अबला शब्द नहीं, वो एक दुर्भाग्य से आया हुआ शब्द है, एक साजिश है। समस्या ये शब्द नहीं है, समस्या वो भाव है, वो दृष्टिकोण है जिसमें लिंग भेद की चाशनी में पक पक कर सारे समाज को जकड़ लिया है, इतना चिपचिपा बना दिया है कि वो जो सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने स्वयं उनकी रग रग में, उनके खून के कतरे कतरे में इस बात को, इस झूठ को उतार दिया गया, जो सचमुच एक बहुत बड़ा झूठ है। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला दिवस मनाने की। आपको लगता है वो दृष्टिकोण में बदलाव आया है? जो आपने कहा एक अबला शब्द, जो छलावा है एक महिला के साथ, हम महिला दिवस मनाते हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको लगता है दृष्टिकोण में कहीं बदलाव आया है? बिल्कुल बदलाव आया है, और ये बदलाव आज नहीं आया है राखी, लंबे समय से, वैदिक काल से ये बदलाव चल रहा। हम मीराबाई की बात करें तो हम वहाँ देखते हैं कि मीरा सिर्फ नाम मीरा नहीं है जी। वो नाम है एक सच्चाई का नाम, एक सफ़ेदी का नाम, एक उज्ज्वलता का नाम। मीराबाई, मुझे लगता है कि नारी मुक्ति के आंदोलन की बहुत बड़ी शक्ति थी। उस जमाने में एक राजपूत विधवा नारी का ये उद्घोष कि कहो तो मुतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश, ये नारी जाति के लिए एक बहुत बड़ी जागृति नहीं थी तो और क्या थी। मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपकी हमने अभी कहानी छोटी सी देखी, हमने देखा आपने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कहाँ से शुरुआत हुई संघर्ष की? विवाह के एक माह बाद इकलौते 16 साल के भाई को मैंने खोया। बहुत मुश्किल से जिंदगी शुरू हुई। शायद मैं थोड़ी इमोशनल हो जाऊं। प्लीज। एक बेटा हुआ। हस्बैंड को मैंने एक एक्सीडेंट में अचानक खोया। 20 दिन की बेटी मेरी उस समय थी। मैंने उन बच्चों के लिए सोचा कि नहीं, मैं भी एक आम महिला की तरह उस समय थोड़ी कमजोर बनी। जी। मुझे इतना अटैचमेंट था कि मुझे लगा कि अब ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इन बच्चों की कोई इन्हें संभाल ले। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, ये मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, उन बच्चों की परवरिश के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की और दौड़ पड़ी ज़िंदगी जैसे तैसे। 16 साल का जैसे ही मेरा बेटा हुआ, वो एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। उस बच्ची की परवरिश करते हुए मुझे लगा कि मेरे जीवन का यही एक लक्ष्य है। फिर मुझे लगने लगा कि सिर्फ ये लक्ष्य नहीं है, ईश्वर ने मुझे ये तकलीफ़ें ज़रूर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर दी हैं। 16 साल का बेटा अचानक एक रोड एक्सीडेंट में वो भी एक्सपायर हो गया।
फिर मैं गिर पड़ी, फिर उठी, चलना सीखा, फिर जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, फिर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की। ज़िंदगी चल पड़ी थी कि अचानक अभी 3 साल पहले मुझे कैंसर डिक्लेयर हो गया। अब मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने अपने प्रभु से पूछा, क्यों हुआ प्रभु मेरे ही साथ ऐसा? दुनिया में बहुत सारे लोग थे, मेरे ही साथ ये सब कुछ क्यों? मुझे लगा कि एक उफनता समुद्र है सामने, मैं बहुत अदनी सी, असहाय सी, डूब जाऊंगी इन लहरों में, नहीं बच पाऊंगी। और ईश्वर से जब मैंने पूछा तो ईश्वर ने मेरी इन बातों का जवाब नहीं दिया। उस समय आपका संबल क्या बना? कैसे अपने आप को आपने एक बार फिर रिवाइव किया? सचमुच राखी, मैं ये कहूँ कि निराशा, भय, कुंठा, लाचारी और एक वज्रपात शब्द तुमने सुना होगा। वज्रपात बहुत बहुत छोटा है ये शब्द, उस भाव, उस अभिव्यक्ति को बताने के लिए कि कैंसर है मुझे, ये जब किसी को पता होता है और जो महसूस होता है। बिल्कुल सही बात आपकी। लगता है कि इस पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ और कोई नहीं है, बहुत ही असहाय। और उस समय सबसे बड़ी बात, कोई अपना भी अपने साथ नहीं होता। और मैंने ईश्वर को सोचा कि ये अपना है, मैं ईश्वर से इस बात का जवाब मांगूं। ईश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे मेरे इस क्यों का। कारण है क्योंकि उसने आपको नारी बनाया है और उसे पता है कि आप इस सब कुछ बहुत अच्छे से सहन कर सकती हैं। और सचमुच आज जब मैं उस ट्रीटमेंट के बाद पीछे पलट कर देखती हूँ तो वो उफनता समुद्र आज मुझे उतना भयभीत नहीं करता। जब तट पे खड़ी हूँ और अब देखती हूँ, अब वो भयभीत नहीं करता और मुझे लगता है कि अब मेरा ईश्वर पूरे समय मेरे साथ था, मेरा हाथ थामे मेरी हर बात का जवाब अपनी मुस्कुराहट से देते हो। ज्योति जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक हौसले की कहानी। हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर ज्योति जोशी से। ज्योति जी, अभी थोड़ा सा मुझे लगता है गम में डूब गए थे, लेकिन उसके बाद आपकी बातों से हम एक बार फिर ऊर्जावान हो गए हैं। आपने इतना सब कुछ देखा, सहन किया, सबसे बड़ी ताकत इस समय आपकी क्या रही? सबसे बड़ी ताकत अपने मन की ताकत होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये हमेशा मेरे अंदर चलता रहता था। और जो आप कह रही हैं कि अबला जो एक शब्द है, मुझे लगता है कि ये महिला होना ये एक ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि हम जब महिला, हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम महिला हैं, तो हमारे अंदर एक और ताकत, एक और शक्ति होती है कि हम नहीं, हमें प्रूव करके दिखाना है। मैं तो कभी ये महसूस ही नहीं किया मैंने कि मैं पुरुषों से किसी मायने में कम हूँ, या मैंने ये बहुत इस चीज़ को बहुत छोटे, मुझे लगता है कि छोटी बात होती है इस तरह से सोचना। मैंने कभी भी नहीं महसूस किया कि मैं पुरुषों से कम हूँ। बराबरी से जैसे आम लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, हम उसे, बल्कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे महिला का जन्म दिया। तभी तो महिला ने, आप हैं तभी तो भगवान ने इतने सारे आपकी परीक्षाएं ली कि आपको, उन्हें पता था कि आप इसमें सफल होंगी। अपने बारे में और थोड़ा सा बताएं। आपने 20 साल से आप स्टेज शो कर रही हैं, आप चाहे स्टेज के पीछे से हो या स्टेज के आगे से, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस, आप उसकी आवाज़ होती हैं। कैसा अनुभव रहता है? मैं बहुत छोटी सी बात बताऊं, जब मैंने शुरुआत की थी, जब मैंने अपने हस्बैंड को खोया था, शायद मैं एक बहुत अजीब सी साइकोलॉजी के दौर से गुजर रही थी। मैं अपने बहुत क्लोज परिचितों से एक सामान्य बातचीत भी नहीं कर पाती थी। इस तरह से मैं ज़िंदगी के दौर को मैंने जिया है। लेकिन अचानक एक बार जब मैंने गणतंत्र दिवस का बहुत भीड़ भरा प्रोग्राम था और उसको मुझे चुनौती के रूप में सामने मिला, तो मैंने कहा शायद मैं इसको नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे एक चुनौती के रूप में मैंने जब उसको लिया और उसको किया, उसके बाद राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस समारोह का सिलसिला चल पड़ा और सिलसिला फिर कदम बढ़ते गए और फिर वो सिलसिला थमा नहीं। ये आपकी एक अच्छाई ही मैं कहूँगी, आपका हौसला ही कहूँगी, जो इस वक्त को भी आपने उसको एक आशावादी तरीके से जिया।
और जब राज्य स्तरीय समारोह था गणतंत्र दिवस का, मेरे जो को एंकर होते हैं वो गोपाल सोनी हैं, कोटा से आते हैं, तो हमेशा वो मेरे साथ इस प्रोग्राम को करते हैं। मैंने अब की बार बोला, गोपाल जी अब की बार तो सारा ही दारोमदार आपको ही है, आपको तो मालूम है मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, आपको संभालना है। लेकिन जब मुझे वो उद्घोषणाएं करनी थी, वो प्रोग्राम करना था, मेरी डेट 4 दिन पहले मेरी कीमोथेरेपी की डेट आ गई। 4 दिन पहले मेरी कीमोथेरेपी हुई, पूरे फेस पे स्वेलिंग, पूरे बाल उड़े हुए, किस तरह से। मैंने सोचा कि अब की बार मैं अगर रुक गई तो शायद मैं यहीं थम जाऊंगी, मुझे रुकना नहीं है। मेरे बहुत बड़े बड़े अल्सर यहाँ गले में हो गए। महावीर कैंसर में जहाँ मैं कीमोथेरेपी ले रही थी, मेरे जो ऑन्को फिजिशियन थे डॉक्टर अजय बाफना, मैं उनसे मिली। मैं, आप विश्वास करिए, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। और इतने बड़े प्रोग्राम का बीड़ा मुझे उठाना था। मैंने लिख के उनसे कहा जी प्रोग्राम करना है। वो आंसू आ गए मेरे डॉक्टर की आंखों में। ज्योति जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये थोड़ा सा समय आप समझिए, 2-4 दिन क्या, ये 8 या 10 दिन से पहले ये आपके अल्सर रिपेयर नहीं हो सकते, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको ज़िंदगी भर प्रोग्राम करना है। मैंने कहा नहीं, इस समय मुझे थमना नहीं है डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए चैलेंज है, ये मेरे लिए ज़िंदगी है। बहुत डिस्कस हुआ। उन्होंने पेन रिलीफ सेंटर, पैलिएटिव केयर जहाँ होती है, जहाँ कैंसर की आखिरी स्टेज के पेशेंट्स को भेजा जाता है, मॉर्फिन की टैबलेट जो होती है काफ़ी बहुत पूछताछ के बाद वो दी जाती है बहुत ही ऐसे पेशेंट्स को जिन्हें जाना ही है। उन्होंने पेन रिलीफ सेंटर में डॉक्टर अंजुम खान है, वहाँ मुझे रेफ़र किया। मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है प्रोग्राम, आपको क्या करना है ये आप जानिए, मुझे बोलना है 2 दिन बाद, दहाड़ के बोलना है इस स्टेडियम में। उन्होंने मॉर्फिन की टैबलेट दी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 टैबलेट्स जो उन्होंने दी थी उसमें से एक टैबलेट से 1/4 और 1/4 आधा आधा 2 टुकड़ा मैंने लिया। वो 9.5 टैबलेट्स आज भी मेरे पास, मतलब उन्हें मैंने रखी हुई है अपने आप को देखने के लिए कि मैंने कहा नहीं, मुझे इन टैबलेट्स का सहारा नहीं लेना है। और मैंने जाके जब उस समय वो प्रोग्राम किया, हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, उन्हें पता नहीं था कि मेरा ये ट्रीटमेंट चला। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उन्हें कहा कि इन्हें शाम को एट होम में बुलाइए, उद्घोषिका कौन है, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। शाम को गई मैं वहाँ। उन्होंने कहा तुम किस तरह इतने जोश से बोल पाती हो, आई कांट बिलीव ज्योति, यू स्पीक सो नाइस, सो वेल। 10 मिनट तक वो सारे लोगों के सामने तारीफ़ें करती रही, मैं सुनती रही। और मैंने फिर अपना विग उतार के उनके सामने, वो दंग रह गई कि ये, मैंने कहा ये मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। लोग विश्वास नहीं कर पाए। और मैंने उस सिलसिले को, आप विश्वास मानिए, पूरी मेरी 8 कीमोथेरेपी के दौरान मैंने एक भी स्टेज शो को छोड़ा नहीं। कहते हैं लाइफ में एक पॉइंट आता है स्पीचलेस। मैं इस समय स्पीचलेस हूँ, सच। मेरा कुछ बोलने का, कुछ कहने का वाकई कोई मन नहीं है। मेरा सिर्फ मन है कि मैं आपको सुनूं और कुछ सीखूं और कुछ सिखाऊं। शायद मैंने इतना नहीं सोचा था, इतना नहीं आपके बारे में सुना था जितना मैंने आज आपको जाना है। आपने एक कविता संग्रह भी लिखा है, जिसकी मैंने कविता अभी पढ़ के सुनाई थी, पिघला हुआ मन। कुछ इसमें से सुना दें। अगर तू मुझसे कहे कि मांग एक चीज कुछ भी जो हो तुझे पसंद सबसे ज्यादा, अगर तू मुझसे कहे कि मांग एक चीज कुछ भी जो हो तुझे पसंद सबसे ज्यादा, तो शायद मैं कहूँगी दे मत, अब ले ले एक चीज। क्या बात है। तो शायद मैं कहूँगी दे मत, ले ले एक चीज, हो सके तो मेरा अहम मुझसे ले जा, हो सके तो मेरा अहम मुझसे ले जा। बहुत तकलीफ देता है ये, मेरा ही पाला पोसा सहलाया दुलराया ये। बहुत तकलीफ देता है ये, मेरा ही पाला पोसा सहलाया दुलराया यह। यही है जो रुलाता है कई बार, यही है जो रातों को जगाता है कई बार, यही है जो सताता है मुझे, यही है जो रुलाता है मुझे, यही है जो जगाता है मुझे, यही है जो सताता है मुझे। तुझे देखना चाहती हूँ तो तेरी छवि पर धुंध सा छा जाता है, तुझे देखना चाहती हूँ तो तेरी छवि पर धुंध सा छा जाता है। तेरे एहसास की आँच से यही पिघलता है कभी, थोड़ा सा भी
तो उस एहसास को मेरे शब्द बता नहीं सकते। उसके पिघलते ही शब्द अतीत होकर तो जो उभरने लगता है मेरे भीतर। क्या बात है। लग रहा है मतलब ठीक है, भगवान ने पता नहीं आपको कितनी सारी ये कलाएं भी मैं कह सकती हूँ, हौसला तो दिया ही। आप अच्छा बोलती हैं और अच्छा लिखती भी हैं और अच्छा कहती भी हैं उसको। और कुछ ज्योति जी, अब सारी बातें आपकी मेरी हो गई। एक लास्ट जो चीज़ जिसके लिए हम यहाँ साथ हैं, वो प्रेरणादायी शब्द जो आप कहना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तकलीफ़ों से अगर उबरना है और प्रेरणा कैसे होती है, मैं हर इंसान की, चाहे आपकी ज़िंदगी जी। में तकलीफ़ें हैं या नहीं हैं, जी हर इंसान के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हॉबी अपने पास ज़रूर रखें, चाहे वो कोई भी हॉबी हो। वो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाती है, वो आपको दौड़ा देती है वो चीज़। और शायद मुझे तो लगता है कि गालिब का एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें दिल में, हर ख्वाहिश पे दम दिल न निकले। निकले। तो बहुत सारा ये लगता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, डांस का भी शौक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कीमोथेरेपी चल रही थी, डॉक्टर मुझे बोलते थे कि आपकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं, आपको बहुत संभल के चलना जी। है। उस दौर में भी मैंने डांस करना नहीं छोड़ा, उस दौर में भी मैंने अपनी गार्डनिंग को नहीं छोड़ा। रात के 2 बजे मेरी नींद खुलती, पाइप लेके निकल जाती, एक एक पौधे से मुलाकात करती, रात को 2-2 घंटे मैं पौधों से बातें करती रहती। और विश्वास नहीं करेंगे, मैं गांधीनगर के एक छोटे से सरकारी मकान में रहती हूँ, लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि सबसे सुंदर बगिया मेरी है। क्या बात है। तो एक हॉबी ज़रूर रखें जो आपको प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए। मैम, बहुत सारी बातें की हमने, एक बात रह गई। सफलता के इतने सारे सोपान एक के बाद एक आपने पार किए, कैसे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सफलता के राह पर चलना कोई आसान काम नहीं है। इसके रास्ते में जगह जगह मुश्किलों के बड़े बड़े गड्ढे हैं, भ्रम और असमंजस के चौराहे हैं, नाते और रिश्तों के स्पीड ब्रेकर हैं, निराशाओं की गहरी ढलान है, तो जिम्मेदारियों की ऊंची चढ़ाई। लेकिन बावजूद इसके सफलता के उस कठिनतम रास्ते को आसानी से बखूबी पार किया जा सकता है। क्या बात है, शब्दों की बड़ी धनी हैं आप। कब? जब आपके पास गाड़ी हो संकल्प की, उसमें पहिए लगे हों हौसले के, ईंधन भरा हो श्रम का, इंजन हो कर्म का, स्टीयरिंग व्हील हो विश्वास का, एक्सीलेटर हो उत्साह का, और जिसके टूल बॉक्स में आशा, धैर्य और इच्छा जैसे औजार यदि मौजूद हैं, ऐसी गाड़ी को बुद्धि के साथ जब लक्ष्य के रास्ते पर दौड़ाया जाता है, तो सफलता के उस कठिनतम रास्ते को आसानी से बखूबी पार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं तो इस बात पे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये बात मैंने आज डॉक्टर ज्योति जोशी से सीखी है। रोशनी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।